हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए आज हम क्लास 11 का एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसको आज कवर करेंगे। इसमें अकाउंटिंग की टर्म्स आपको बताई जाएंगी जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और जगह जगह आपको यूज करनी पड़ेगी और थ्योरी के रूप में भी इनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए समझते हैं क्या होती है अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर आपको समझना है तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो मार्केट में सेल किए जा सकते हैं फॉर मनीज और मनीज वर्थ। तो अब देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो बाजार में बिक सकता है, हैविंग मॉनेटरी वैल्यू एंड द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। यानी कि हर वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर का है, जिसको बाजार में बेचा जा सकता है मनी और मनीज वर्थ में, और जिसमें किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने की कैपेबिलिटीज है। यानी कि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी बिजनेस की। जैसे आपने मान लीजिए कि गुड्स परचेज की, तो आपको क्या होगा, गुड्स परचेज करने से आपके पास गुड्स आगे तो स्टॉक आपका बढ़ गया गुड्स का, तो एसेट आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर आपने कैश में परचेज किया तो आपके पास से कैश चलेगी, तो एक एसेट तो वही एक बढ़ गई। ठीक है, और अगर आपने उधार में खरीदा है क्रेडिट में तो आपकी एसेट तो बढ़ गई स्टॉक के रूप में बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि टू और मोर पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज या फिर दो से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए, मिनिमम दो पार्टी। सिंगल पार्टी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती, यानी कि आप अपने आप को ही अपना सामान नहीं बेच सकते। यानी कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिका नहीं बिका तो मैं अपने घर में तो यूज कर लूंगा, लेकिन दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, उसको बिजनेस नहीं कह सकते। यानी कि अपने लिए ही आप यूज कर लोगे ट्रांजेक्शन को तो यूज नहीं, दो पार्टी कम से कम होनी चाहिए, एक से चलेगा। मेजर्ड इन मनी और मनी इज वर्थ। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी वैल्यू मनी में मेजर करनी है आपको। ठीक है, मनी और मनी इज वर्थ में। जैसे आपकी कोई कमोडिटी है, उसकी क्वांटिटी 10 है, 10 है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ₹100 पर यूनिट है, तो आपको 10 नहीं लिखना, उसको 10 into 100 1000 लिखना है। मनी और मनी इज वर्थ में, पैसों में उसको मनी में एक्सपोर्ट करना, कन्वर्ट करना है मैंने, फिर उसको लिखना है। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, ऊपर आपको बताया था कि एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है। जैसे आपने गुड्स सेल कर दिया किसी को, तो आपके पास से स्टॉक चला गया, आपका स्टॉक कम हो गया। लेकिन अगर आपने कैश में बेचे तो कैश आ गई, आपके पास कैश इंक्रीज होगी, तो एक एसेट डिक्रीज हुई, दूसरी एसेट इंक्रीज हुई। और अगर आपने क्रेडिट में सेल किया तो एक एसेट तो कम हो गई आपकी स्टॉक जाने से, लेकिन आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे जो कि एसेट होते हैं। तो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आती है। एग्जिस्ट ड्यू टू ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा इसमें क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन तभी होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर आपने बिजनेस किया है तो वो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहते। यानी कि मैं कोई चीज बना रहा हूं और उसको खुद ही कंज्यूम कर ले रहा हूं, मार्केट में नहीं बेच रहा, तो दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन की मीनिंग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आता है इसमें अकाउंट। देखिए अकाउंट क्या होता है। अकाउंट होता है कि जितने ट्रांजेक्शन सेम नेचर के हैं और सेम कैरेक्टर के हैं, उनको एक ही जगह आपने रख दिया सबको, तो वो एक अकाउंट बन जाता है। यानी कि समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का जो कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एंड कैरेक्टर एट वन प्लेस। सभी ट्रांजेक्शन जो एक ही नेचर के हैं, सेम कैरेक्टर सेम नेचर के, उनको एक ही जगह रख देना, समराइज हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले में, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो उसमें जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो सारे रिकॉर्ड होते हैं। जितने कैश आपको रिसीव हुए आपने रिसीव साइड में लिख दी, जितने आपने पेमेंट किया आपने पेमेंट साइड में लिख दिया, तो वो एक समराइज रिकॉर्ड बन जाएगा इसका कैश का, तो उसको एक अकाउंट बोलेंगे, कैश अकाउंट। तो ये होता है अकाउंट, एक जैसे सेम नेचर कैरेक्टर ट्रांजेक्शन को एक ही अकाउंट में डालता है। नेक्स्ट होता है कैपिटल। देखिए अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस इज फाइनेंस। सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज फाइनेंस, मनी। कहां से आएगा। देखिए जो बिजनेस का एंटरप्रेन्योर होता है, जो ओनर होता है, मालिक होता है, सब उसका काम है फाइनेंस अरेंज करना। तो जितना फाइनेंस, जितना पैसा वो अपने पास से अपने पर्सनल रिसोर्सेज से लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कि ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक ने जो खुद पैसा लगाया बिजनेस में उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्या हुआ, ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस। बिजनेस में मालिक ने जो अपना पैसा लगाया उसे कैपिटल बोलेंगे। ड्रॉइंग्स। अब देखिए बिजनेस में बिजनेस कर रहा है
तो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पर्सनल खर्चे, पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए कहां जाएगा? वो तो बिजनेस ही लेगा। आप जो काम करते हैं आप वहीं से अपना खर्चा निकालते हैं ना। सर्विस करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, उसमें से अपना खर्चा निकाल देते हो। ऐसे बिजनेस करोगे तो बिजनेस से जो अर्निंग होगी वहां से अपना खर्चा लोगे। तो बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूजेस के लिए, अपने परिवार के यूजेस के लिए जितना पैसा बिजनेस से निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स ऑफ कैश। और फिर जिस चीज का बिजनेस है उसको भी तो वहीं से लेगा। मान लीजिए टेक्सटाइल बिजनेस है, कपड़ा बनाने का, कपड़ा बेचने का, तो अपने परिवार का और अपने कपड़े भी वहीं से लेगा, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। तो चाहे उसने कैश निकाली, चाहे उसने ड्रॉइंग्स की गुड्स की पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए या प्राइवेट पर्पसेस के लिए, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो कैश और गुड्स यूज्ड बाय ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट आता है जो लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म टू पे इन फ्यूचर। फर्म ने फ्यूचर में जो पेमेंट करना है किसी को, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशंस। तो अब ये लायबिलिटीज के टाइप्स है कुछ। देखिए कितने टाइप्स है लायबिलिटीज बताता हूं आपको। सबसे पहला टाइप है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होता है जो बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी है, मतलब इसमें कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर, बिजनेस के अपने ओनर के प्रति जो लायबिलिटी है, ठीक है ना, मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, फिर इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि जो प्रॉफिट आपको है आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं के बचा के रखे हुए, रिजर्व्स हो गए, ये सब चीजें जो होती है इंटरनल लायबिलिटी होती है। ठीक, तो इंटरनल लायबिलिटीज है लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। ओनर की जो लायबिलिटी है, कैपिटल हो सकती है, जनरल रिजर्व्स हो सकता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, ये सब बिजनेस के मालिक के होते हैं, तो इनको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड टू द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बिजनेस। यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो उन लोगों को देनी होती है जो बिजनेस के बाहर के हैं, जिन्होंने बिजनेस में पैसा तो लगाया है लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द बिजनेस, उनका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं बिजनेस से। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने आपको क्रेडिट में गुड्स दिया, आपको बिजनेस करने के लिए क्रेडिट में सप्लाई किया आपको रॉ मटेरियल वगैरह, तो वो आपके बिजनेस के इंटरनल बंदे तो है नहीं, एक्सटर्नल है, तो उनको जो आपने पैसा देना है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और इनको आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं। थर्ड टाइप है लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज है जो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज है, लेकिन इट हैज टू बी पेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी लंबे समय के बाद आपको इनको वापस करना है, जल्दीबाजी नहीं है वापस करने की। यानी कि मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, ऐसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि बहुत समय के बाद आपको पेमेंट इनको करना होगा। जैसे कि आपने बिजनेस में डिबेंचर्स के रूप में जो पैसा लिया, यानी कि लोन लिया और लोन को रिकॉग्नाइज कर दिया बाय डिबेंचर। डिबेंचर्स आर द यूनिट ऑफ लोन ऑफ ए कंपनी, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है ना। जैसे इस तरह से आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपनी मशीन वगैरह खरीदने के लिए लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो ऐसी लायबिलिटीज, लायबिलिटी टू बी पेड बैक आफ्टर सेवरल ईयर्स, जिसको बहुत समय के बाद वापस करना होता है, उनको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। फिर आता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। देखिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का एक और नाम है करंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज होती है विच आर टू बी पेड बैक विद इन अ ईयर, जिनको 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस करना होता है, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज टू बी पेड बैक विद इन अ ईयर, ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकानी होती है। जैसे जो लोग आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटी में बताया मैंने क्रेडिटर होता है, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी जो शॉर्टर लोग होते हैं ना, तो ये क्रेडिटर जो होते हैं जो आपको उधार में दे रहे हैं रॉ मटेरियल, ये ऐसा नहीं दे रहे कि आप दे देना 10-20 साल बाद, ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 मंथ होता है इनका पीरियड, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ। तो एक तो ये हो गया आपका क्रेडिटर्स हो गया। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने किसी कोई एक्सपेंसेस किया जिसका बेनिफिट आपको मिल चुका है लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं किया उस खर्चे को भी, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग थोड़ा समय होता है। तो ऐसी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको रीपे करनी होती है। नेक्स्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनको पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर अभी नहीं आई है, और हो सकता है आए भी ना, बच भी सकते हैं, है ना, और हो सकता है आ भी जाए। यानी कि दोज लायबिलिटीज विच हैव नॉट अरिजन बट मे अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स आर कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। यानी कि वो लायबिलिटी जिनको पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आई नहीं अभी, बट मे अराइज, लेकिन आ सकती है। मे अराइज का मतलब आ सकते, जरूरी नहीं कहेंगे, मे अराइज
ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, यानी कि किसी इवेंट की हैपनिंग पर, किसी घटना के घटित होने पर वो हमारे पर आ सकती है, लेकिन अगर वो इवेंट हैपन नहीं हो तो नहीं गिरेगी। ऐसी लायबिलिटी होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। तो दोस लायबिलिटीज व्हिच हैज नॉट अरिसन बट मे अराइज ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। आपकी फर्म के ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया कि सर मुझे आपकी वजह से नुकसान हुआ, मुझे कंपनसेट करिए। आपने कहा हम नहीं मानते, गलत बात है, ठीक है। तो उसने आपके ऊपर क्या किया, मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, तो वो केस चल रहा है। इन केस आपको केस अगर हारेगा तो आपको देना पड़ेगा, जीत गया तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये होगी ना कंटीजेंट कि आप केस हारे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, यानी कि ऐसे बिल जो आपको किसी ने दिए हैं एक्सेप्ट किसी और पर्सन ने किया। देखिए आपके कोर्स में भी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, तो बिल रिसीवेबल है आपके लिए। आपने किसी से पैसा लेना था, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं, आपने बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट करके दे दिया। आपने बैंक से पैसा ले लिया, डिस्काउंट करा लिया, बिल डिस्काउंटेड, तो आपने बैंक से पैसा नहीं लिया। वो अब वो जब मैच्योरिटी डेट आएगी बिल की 2-3 मंथ के बाद, तो पेमेंट उस बंदे ने करना है जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अब बात यह है कि अगर वो नहीं दे पाया, इफ ही फेल्स टू ऑनर द बिल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, देन यू हैव टू ऑनर दैट बिल, तब आपको फिर बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब ये तो बात होगी ना, पेमेंट तो उसने करना बंदे ने, अगर वो नहीं कर पाया तब हमें देना पड़ेगा, कर दिया तो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी और भी एग्जाम्पल है कि अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर कैपिटल, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ऐसी चीजें जो होती है कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, जो किसी इवेंट के हैपनिंग पर डिपेंड करती है। हो सकता है आपको देना पड़ जाए, किसी इवेंट के हैपन होने पर हो सकता है वो इवेंट ही ना हो, आपको नहीं देना पड़े, बच जाएगा। तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज। तो क्या 6th पॉइंट में से एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? प्रॉपर्टीज और राइट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू एंड आर इन पोजेशन ऑफ बिजनेस हाउस, यानी कि कोई एसेट या कोई बेनिफिट या कोई राइट्स आपके पास है, आपके पोजेशन में है, और जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, जब हम चाहे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं एसेट। प्रॉपर्टीज और राइट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू एंड आर इन पोजेशन ऑफ बिजनेस हाउस। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई राइट्स है जो आपके पोजेशन में है, जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उनको हम एसेट बोलते हैं। जैसे लैंड है, बिल्डिंग्स है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, ये सब आपके एसेट्स हैं। आपके पोजेशन में इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, जब चाहे आप कैश में कन्वर्ट हो सकता हो, तो इसको बोलते हैं एसेट्स। टाइप्स के एसेट, जैसे लायबिलिटी के टाइप के 5 ऐसे, इसके भी 7 टाइप है। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट। तो देखिए फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होती है विच आर परचेज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ऐसे एसेट जो बिजनेस में खरीदी जाती है लंबे टाइम तक यूज करने के लिए, उनको फिर बिजनेस रीसेल नहीं करता जल्दी से। जैसे प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो आप मशीन खरीदे और बेची खरीदे ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस मशीन से ही आपने बिजनेस करना है। तो देखिए दोज एसेट्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो ऐसे एसेट जिनको आप बहुत लंबे समय तक यूज करने जा रहे हो, बहुत लंबे समय तक आप यूज करते रहेंगे, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ऐसी एसेट्स जिनको काफी लंबे समय तक बिजनेस हाउस यूज करेगा, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। प्लांट, बिल्डिंग, मशीन सब इसमें होता है। करंट एसेट, करंट एसेट वो एसेट होती है विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। जैसे करंट लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी पड़ती है विद इन अ ईयर, करंट एसेट आपकी कन्वर्ट हो जाती है कैश में विद इन अ ईयर। तो वो सभी एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होती है, उनको करंट एसेट बोलते हैं। तो एक तो इसमें कैश ही इंक्लूड है, कैश इटसेल्फ इज अ करंट एसेट, कैश तो है ही कैश में। दूसरा आपका बैंक है, जब चाहे पैसा निकाल लो, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो आपका बिक जाएगा थोड़े टाइम के अंदर, डेटर्स है जिनको आपने उधार बेचा वो कैश दे देंगे, बिल रिसीवेबल है, तो ये सब चीजें आती है। तो करंट एसेट है दोज एसेट व्हिच विल चेंज इनटू कैश विद इन ए ईयर। ऐसी कोई भी एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होती है, उसको करंट एसेट की कैटेगरी में माना जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट वो एसेट्स होती हैं जो और भी कम समय में, यानी कि ऐसी एसेट देखिए दोज एसेट व्हिच विल चेंज इनटू कैश इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े समय के अंदर ही, यानी कि 2-3 मंथ में ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल की भी जरूरत नहीं उसके लिए। तो वो सभी जो होती है आपकी क्या होती है? लिक्विड एसेट होती है। फॉर्मूला निकालना अगर बात आपको पड़ा तो लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ऑल करंट एसेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस आर लिक्विड एसेट। यानी कि सभी करंट एसेट केवल स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ देगा
तो वो सभी करंट एसेट। देखिए स्टॉक का ऐसा कि स्टॉक हो सकता है आपका ना बिके काफी टाइम तक, 4-5-6 महीने तक पड़ा रह जाए, तो वो इसलिए लिक्विड में नहीं ली जाती। और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो बच्चों देखिए कैश में कन्वर्ट होता भी नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, जैसे आपने किसी को कोई एडवांस दे देता है, एडवांस तो वो रिटर्न करेगा नहीं आपका, है ना, आपको केवल उसके बेनिफिट मिल सकते हैं कि आप उसके बेनिफिट ले लो, आपको रिटर्न नहीं होगा। तो लिक्विड एसेट होते हैं करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसी एसेट जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कन्वर्ट होते हैं कैश में। फिर आती है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट होती है व्हिच गॉट एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ वर्क। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपके वो एसेट यूज हो जाती है, तो ऐसी एसेट्स को बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। गॉट एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ वर्क। क्या आता है इसमें? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। देखिए पेटेंट्स कॉपीराइट होते क्या पहले समझिएगा। पेटेंट होता है कि आपने कोई इन्वेंशन की, ठीक है, जैसे सपोज ये मार्कर पेन है, ठीक है, ये बनता था पहले, इसमें सपोज ये क्लिप नहीं होती थी, सपोज वैसे बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्लिप नहीं होती थी, तो ये ऐसे ही बनता था, उसको ऐसे जेब में रखना होता था। लेकिन अब किसी कंपनी दिमाग में आया कि इसमें हम एक क्लिप ऐसे लगा दें तो ये हमें ऐसे इसको होल्ड कर सकते हैं, या पॉकेट में भी ऐसे रख सकते हैं। तो ये किसी के कंपनी के माइंड में आया है तो उन्होंने ये क्लिप लगा दी। लेकिन अब आपको पता है कि आइडियाज बनने में टाइम लगता है, चोरी तो बहुत जल्दी होता है, तो कंपनी ने क्या करा, इसको अपने नाम पर रजिस्टर कर दिया। ये एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, ये मन से बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है, इस तरह के और रियलिटी में बहुत सारे होते हैं। तो ये पिन हमने लगा दी, तो हमने अपने नाम पर इसको पेटेंट करा दिया कि भैया ये आइडिया तो हमारा है, इसको कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। इंडियन पेटेंट एक्ट 1972 में हमने इसको रजिस्टर करा दिया कि हमारा आइडिया है, कोई दूसरा इस पेन में क्लिप इस तरह से नहीं लगाएगा, ये हमने कुछ है, जो लगाएगा वो पहले हमसे परमिशन देगा, हमें फीस देगा, तब हम उसको परमिशन देंगे। तो ऐसा होता है पेटेंट, ठीक है। तो ये पेटेंट आपको जिंदगी भर के लिए तो मिलता नहीं है, कुछ टाइम होता है 2, 4, 5 साल का, तो उतने टाइम तक आप फायदा उठाइए, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरह से कॉपीराइट्स है, आपने बुक लिखी और बुक लिखने के राइट्स लिख करके राइट्स किसी पब्लिकेशन हाउस को दे दिए कि भाई आप पब्लिश करके, अब वो बुक आपकी हिट होगी, बढ़िया चल गई, तो उसका फायदा वो पब्लिशर ही उठाएगा जो उस बुक को छापा है, ठीक है ना। तो लेकिन कब तक उठाएगा, वो भी 2, 4, 5 साल के लिए अपने होंगे। तो ये पेटेंट, कॉपीराइट से सब वेस्टिंग एसेट्स होती है, धीरे धीरे इनका पीरियड खत्म होता जाता है, इनकी लाइफ कम होती चली जाती है, तो ये ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ वर्क एग्जॉस्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे पीरियड खत्म नहीं होता है, इनको वेस्टिंग एसेट होते हैं। इसके अलावा माइंस वगैरह भी आती है इसमें, माइंस होते हैं कोल माइंस वगैरह ना, आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहोगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगी, तो ये सब चीज आती है। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती है विच है फिजिकल अपीयरेंस, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे ये भी एक टेंजिबल एसेट है, फिजिकली अपीयर हो रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सभी टेंजिबल एसेट। तो एसेट्स हैविंग फिजिकल अपीयरेंस, ऐसी एसेट जो कि फिजिकली अपीयर होती है, फिजिकल स्टेट में रहती है, हम उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी सभी एसेट टेंजिबल एसेट होते हैं, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, सब टेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती है विच डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट में होती नहीं है, आपको दिखाई नहीं देंगे, आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते, आप उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो दोस एसेट्स आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गुडविल। गुडविल क्या होता है? आपकी रेपुटेशन की वैल्यू। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। आपकी फर्म की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ना, आपका नाम है अगर किसी लाइन में, तो उस नाम के बेसिस पे आपके कस्टमर्स आएंगे, आपके पास बहुत सारे ना, आपको बेनिफिट मिलेगा दूसरों के ऊपर। तो गुडविल गिव्स अ बिजनेस एन एडवांटेजियस पोजीशन ओवर इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर के ऊपर आपको एक एडवांटेजियस पोजीशन दे देती है। तो ये गुडविल दिखेगी थोड़ी आपको, बताओ जी आपकी रेपुटेशन कहां रखे, कौन से रैंक में रखी हुई है, ऐसे आप नहीं दिखा सकते। तो गुडविल हो गया। उसके अलावा ट्रेडमार्क्स है, कई बार क्या होता है किसी किसी बिजनेस में कोई ना ट्रेडमार्क्स बन जाता है, ट्रेडमार्क मतलब कोई व्यापारिक चिन्ह बना लिया उन्होंने ऐसा, तो अनाड़ी आदमी भी पहचान जाएगा उसके, भाई मुझे, जैसे ब्रिटानिया में एक ऐसा झुका हुआ महाराज जैसा होता है बना हुआ ब्रेड में, तो आपने एक अनपढ़ आदमी को भेज दिया कि भाई जब वो महाराजा वाली ब्रेड लिया, तो वो क्या ब्रेड दे देता, दुकानदार उसने तो अनपढ़ आदमी है, उसके ऐसी मॉडर्न ब्रेड बोला दी, मॉडर्न नाम से कोई और नाम से दे दी, तो वो पहचान करेगा नहीं भाई ये वाले नहीं होते महाराजा वाली, तो वो आपकी एक जो है प्रॉपर्टी एक तरह की, क्योंकि उससे लोग आपको आपकी पहचान बन रही है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है which do not have physical appearance। फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं है लेकिन काफी वैल्यूएबल एसेट्स हैं। गुडविल ट्रेडमार्क्स का एग्जांपल है। अब आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक्चुअली एसेट है ही नहीं, ठीक है ना, ये एसेट्स नहीं है, इनको फॉर द टाइम बीइंग एसेट मान लिया गया है, ठीक। जैसे देखिए आप सोचिए
कि कई चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअली होती है उनको मान लेते हैं। जैसे आपने जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने सुपरमैन या शक्तिमान इस तरह के सीरियल्स देखे होंगे, तो बताइए शक्तिमान कोई रियल कैरेक्टर थोड़ी है। आपको कहीं ढूंढने जाओगे, लखनऊ में रहता है, दिल्ली में रहता है, कहीं मिलने का नहीं आपको, वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। जितने भी आप सीरियल वगैरह देखते हो उसमें पहले एक कैप्शन आता है लिखा है कि ऑल कैरेक्टर इन दिस सीरियल आर फिक्टिशियस, रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड इज कोइंसिडेंटल। यानी कि इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, किसी से मिलान हो जाता है तो वो एक संयोग हुआ। तो ऐसे फिक्टिशियस एसेट होती है वो एसेट जो कि एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, उनको फॉर द टाइम बिंग बैलेंस शीट को मैच करने के लिए एसेट मान लिया गया है। जैसे कि बैलेंसेस ऑफ लॉसेस और एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन करंट ईयर। जैसे कि आपने कोई लॉस का बैलेंस है, उसको आप जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, बिजनेस के स्टार्ट होने से भी पहले के खर्चे जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के होते हैं, तो उनका कुछ रूल होता है कि आप उसको 3 ईयर में या 5 ईयर में राइट ऑफ करेंगे। तो अगर मान लीजिए 5 ईयर में करना है, आपने 25,000 खर्च कर दिए, तो 5 से डिवाइड आपको हर साल 5,000 में राइट ऑफ करना है प्रॉफिट और लॉस से, ठीक है। और आपके पास बच गए कितने, 5,000 राइट ऑफ करके 20, तो आप क्या करोगे, वो 20,000 आप खर्च कर चुके, आपके एसेट थोड़ी है वो तो बल्कि खर्चा हो गया आपका। तो लेकिन आपको उसको बैलेंस शीट मैच करने के लिए फॉर द टाइम बिंग एसेट साइड में लिखना होता है। तो ऐसी एसेट्स होती है फिक्टिशियस एसेट जो कि वास्तव में एसेट तो है ही नहीं, रियलिटी में एसेट नहीं है, लेकिन उनको फिलहाल एसेट मान लिया गया जिससे कि बैलेंस शीट टैली हो जाए। तो ये फिक्टिशियस एसेट होती है। तो देखिए रिसीप्ट के बारे में बात करते हैं। 7 पॉइंट आपका एसेट आपके हो गई। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिन चीजों का आपका बिजनेस होता है उसको आप बेच रहे हैं, उसको बेचने से जो आपको पैसा मिल रहा है, चाहे गुड्स बेची चाहे सर्विस बेची, उसको बोलते हैं, सर्विस आपने किसी को टेंडर की उसका पैसा मिला, उसे रिसीव बोलते हैं। यानी कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स फिजिकल फॉर्म होती है, सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में होती है। सर्विसेज किसी की जरूरत को सेटिस्फाई करते हैं, किसी की नीड को सेटिस्फाई कर देते हैं फॉर द टाइम भी उस समय के लिए। तो ये आपको जो पैसा मिलता है गुड्स को बेच के या सर्विसेज को बेच के, उसको बोलते हैं रिसीव। रिसीव दो तरह की होती है, कैपिटल रिसीव, दूसरी रेवेन्यू रिसीव। कैपिटल रिसीव वो होती है जो आपको वंस इन ए वाइल वाली रिसीव है, बस कभी होगी फिर उसका बहुत समय तक नहीं होगी। जैसे मशीन आपकी कोई पुरानी हो गई, आपने उसे बेच दिया, तो उस मशीन से जो आपको पैसा मिला बेचने पर वो आपकी कैपिटल रिसीव्ड है। लेकिन अब आप बनाइए, आपने आज मशीन बेच दी, फिर नई मशीन ली, तो फिर उसको थोड़ी बेच दोगे दोबारा, वो तो आप यूज करोगे, आप बिजनेस में यूज करने लगे आप। यानी कि एसेट वगैरह को बेचने से जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल रिसीव होता है। रेवेन्यू रिसीव होती है जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपको होती है। आप जिस चीज को बेचने का आपका बिजनेस है उसको ही बेचने से जो पैसा मिलेगा उसको रेवेन्यू रिसीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, आज का लास्ट पॉइंट हमारा मनी इनकम और लायबिलिटीज अरिजन फॉर रिसीविंग सम बेनिफिट। आपने कोई बेनिफिट उठाने के लिए कुछ खर्चा किया, ठीक है, बिजनेस में आपने कोई फायदा उठाने के लिए कुछ खर्चा किया, तो उस खर्चे को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आपको जैसे कई तरह के सैलरी देनी है, रेंट देना है, इंटरेस्ट देना है, तो ये सब दोगे तभी तो आप बिजनेस चला पाओगे। तो जो भी खर्चा आप करते हैं और लायबिलिटी अरिजन, या तो खर्चा कर दिया आपने या फिर आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो गई है किसी बेनिफिट को रिसीव करने के लिए, तो उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 टाइप का है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो काफी हैवी अमाउंट का खर्चा है और एक बार आप कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको काफी समय तक करना नहीं पड़ता, उसके आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो आपको बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बार बार करना पड़ता है। मैंने दोनों बता दिया, अब इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको मिलता जुलता। देखिए जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस में, तो बिल्डिंग को तो आप यूज करेंगे ना बार बार, पूरे कई सालों तक यूज करेंगे बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग के ऊपर जो आपने खर्चा कर दिया है वो खर्चा आपका कैपिटल है। लेकिन बिल्डिंग की जो आपके मेंटेनेंस के खर्चे हैं, जो व्हाइट वॉशिंग के खर्चे हैं, वो आपके रेवेन्यू आपको बार बार करने पड़ेंगे। बिल्डिंग नहीं आपको करनी पड़ेगी बार बार। आपने अपने बिजनेस में बिजली की फिटिंग करा दी, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, तो वो फिटिंग एक बार करा दी, 15-20 साल की छुट्टी हो गई आपकी, ठीक है ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बिजली का जो बिल आएगा आपके पास पर मंथ, वो आपको हर बार देना पड़ेगा, वो आपका रेवेन्यू है। तो ऐसा जो खर्चा आप एक बार कर देते हैं फिर उसका बहुत लंबे समय तक आपको बेनिफिट मिलता रहता है, उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर को जिनका बेनिफिट लास्ट ओनली ड्यूरिंग द करंट ईयर। इनका बेनिफिट केवल करंट ईयर में खत्म हो जाता है। इसका बेनिफिट कई साल तक होता है, इनका बेनिफिट करंट ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक्चुअली है तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन वो आपने थोड़ा हैवी अमाउंट में एक्सपेंड कर दिए और उसका बेनिफिट अब आपको 2-3 साल तक मिलने की उम्मीद है। देखिए जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने क्या किया कि आपका नॉर्मल खर्चा एक्सपेंडिचर जो था एडवर्टाइजमेंट का,
10,000 पर ईयर आप करते हैं सपोज, लेकिन आपने क्या किया 50,000 रुपीज खर्च कर दिया, बहुत हैवी कैंपेन चला दी, जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए, पेंट करवा दिया, दीवारों में लिखवा दिया, ऐसे करके काफी आपने खर्चा कर दिया। तो अब आपको लग रहा है कि ये फायदा मुझे 5 साल तक मिलने वाला है। तो क्या होगा कि जो करंट ईयर का है 10,000 वो तो आप राइट अप कर लेंगे, जो बाकी 4 साल का बच गया 40,000 रुपया, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू तो है लेकिन उसको डेफर कर दिया आपने कि भाई ये इस साल के नहीं अगले साल के पीएनएल से खर्च करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके राइट अप करेंगे। तो ये 3 टाइप के आपके एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर। तो आज हम इतना करेंगे बच्चों, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी बाकी टर्म्स बताएंगे। तो ये आप देख लें एक बार, इसको मैं अभी हटाऊंगा, अगर आप इसको देख लेना पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लेना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर